हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 25 ऑफ अगस्त एंड 25 ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो 12 बजे आता है कुछ समय के लिए, याद रखना। मैं 1 सितंबर से आपके लिए लाइव आने वाला हूं न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में, जिसमें आपको आपके जितने भी डाउट हैं, क्वेरी हैं, वो लाइवली रिजॉल्व करे जाएंगे। इवन इसी के साथ टाइमिंग का इशू हो रहा है। आप रिकमेंडेशन में मुझे बता सकते हो आप कितने बजे लाइव वीडियो चाहते हो। मैंने 2 टाइम डिसाइड करके रखे हैं, एक है 10:30 मॉर्निंग में 10:30 एंड सेकंड मैंने 11 बजे मॉर्निंग में। ये 2 टाइम डिसाइड करके रखे हैं। आपको जो भी टाइम सुटेबल लगता है उसका मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वही टाइम से अपन स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो। क्लियर। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके 50 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। व्हाट आई मींस, आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म कर दी है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। मैंने कोई ऐसे नहीं पढ़ा कि ये सही है, वो सही है, ये गलत है। इवन हर एस्पेक्ट से बताया है। इवन पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, अगर आपने 50 वीडियो देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आपको किसी भी टेक्स्ट बुक को नहीं उठाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ 80% इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट हो गई है, जिसमें 14 लेक्चर है, बड़े हैं, रिलीवेंट है। बट देखो ना कैसे है सारे वीडियो। देखो आपको मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट फोल्डर मिलेगा इंडियन पॉलिटी का, जिसमें इंडियन पॉलिटी का 50 लेक्चर है। इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर सेकंड, जिसमें 14 लेक्चर है, बड़े हैं बट रिलीवेंट है। देन आफ्टर करंट अफेयर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर 4 to 5 डेज। क्लियर। फिर इसके बाद आपके एडिटोरियल सेक्शन, दैट इज वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट न्यूज इंडिविजुअल मैंने कराई है वीडियो में विथ प्रॉपर स्लाइड। क्लियर। चलते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डीआरडीओ टेस्टेड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। डीआरडीओ ने अभी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है, ये क्या है वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर जेडी वैंस स्टेटमेंट ऑन इंडियन टैरिफ। देखो जेडी वैंस जो कि हमारे इंडिया के दामाद हैं, इन्होंने इंडिया पर जो टैरिफ लगाया 50%, उस पर क्या बोला है वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इशू। देखो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का इशू फिर से आ गया है। क्या इशू है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्या कह रही है, किसको रिक्वेस्ट करी है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज। देखो इंडिया का पहला स्मार्ट विलेज बन गया है। कौन सा है, कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और क्या होता है स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। गगनयान टेस्टेड सक्सेसफुली। देखो गगनयान मिशन जैसा आप जानते हो 2027 में लॉन्च कर दिया जाएगा विथ क्रू मेंबर। अब ये क्या है, इसका टेस्ट अभी चल रहा है, कौन सा टेस्ट हुआ है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया शुड बी प्रोडक्ट नेशन। देखो इंडिया को अगर इस वर्ल्ड पर डोमिनेट करना है तो इंडिया को एक ना एक प्रोडक्ट ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे वो हर किसी कंट्री को धमकी दे। इवन सर्विस ड्राइवन इकोनॉमी नहीं होगी हमारी, हमारी प्रोडक्ट नेशन कहलाएगा। एक प्रोडक्ट हम ऐसा बनाएंगे, क्या है कहानी वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आउटले। देखो क्या है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ये लॉन्च किया गया था इन यूनियन बजट, इसका आउटले बढ़ा दिया है, कितना कर दिया है। और एक दो न्यूज और हैं वो मेंशन नहीं की है, वो आपको डिटेल में बता दी जाएगी। चलते हैं। सबसे पहले डीआरडीओ टेस्टेड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। देखो आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपने एक बड़ा ही रिलीवेंट वीडियो देखा होगा ऑन द 16 ऑफ अगस्त को। जो 15 ऑफ अगस्त को जब हमारा देश को 79 ईयर स्टार्ट हो गए थे, इंडिपेंडेंस हुए, 78 ईयर कंप्लीट हो चुके थे, तो हमारे मोदी साहब ने कई सारे स्पीच दिया था। इवन 130 मिनट का स्पीच था, वो अभी तक का सबसे बड़ा स्पीच था मोदी साहब का। 103 मिनट था, हाँ 103 मिनट था। क्लियर। तो वो स्पीच सबसे बड़ा था। तो क्या है कि उन्होंने ऐसी सी बातें बोली जो हमें जानना चाहिए। तो उसमें एक बात बोली थी उन्होंने, क्या बोला था, एक मिशन स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र मिशन। सुदर्शन चक्र मिशन। सुदर्शन चक्र मिशन ये क्या है, सुदर्शन चक्र क्या है, कृष्ण जी के हाथ में जो घूमता था वो था सुदर्शन चक्र। क्या था, सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र का काम क्या है, पाप को खत्म करना, जो गलत कर रहा है उसकी गर्दन को काटना। क्लियर। सुदर्शन चक्र जाता था घूमते घूमते और जो पापी आदमी है उसकी गर्दन काटता था। क्लियर। तो कृष्ण जी के हाथ में जो घूमता था दैट इज कॉल्ड सुदर्शन चक्र। अब इसी को नाम देते हुए मोदी साहब ने एक मिशन स्टार्ट कर दिया सुदर्शन चक्र। क्या हुआ था, जब 4 डेज का, क्या 4 डेज का
कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय हमें कई सारे लूपहोल दिखे थे। क्या दिखे थे? कई सारे ओवरहोल दिखे थे हमारी इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी में। किसमें? डिफेंस कैपेबिलिटी में कई सारे लूप होल दिखे थे इन द फॉर्म ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री आर सपोर्टिंग Pakistan, but no one support to the India. Even USA always said that India is a strategical partner of the USA. उस टाइम सपोर्ट नहीं किया इंडिया का। इंडिया अकेली खड़ी थी और अकेली लड़ रही थी। क्लियर? तो टर्की, अजरबैजान, इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। मुस्लिम रिलीजन है इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो अलग कहानी है। मैंने कई बार बताया कि मुस्लिम रिलीजन का नाम लेके ये गुमराह कर रहे हैं वर्ल्ड को। क्लियर? वो अलग कहानी है, क्योंकि हमारी मल्टीलिंगुअल कंट्री है। हमारी कंट्री में तो मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, और हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन मुस्लिम की ज़्यादा है। तो टर्की हमारे पास आओ ना, पाकिस्तान ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारे इंडिया में है। अगर मुस्लिम के नाम पर सपोर्ट करना है वो अलग कहानी है, वो बाद में बताऊंगा। तो हमें क्या मिला कि हमें पता चला कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में कई सारे लूप होल हैं, ओवर होल हैं। अब इसी को देखते हुए मोदी साहब ने इंडिपेंडेंस दिन के लिए बोल दिया कि हम ऐसा एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे हमारे इंडिया में जो 2035 तक, क्या, बाई 2035 तक पूरे इंडिया को सील्ड कर देगा। क्या कर देगा? पूरे इंडिया को सील्ड कर देगा और प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल। कोई सी भी आ जाए, पाकिस्तान आए चाहे कोई भी कंट्री आए, बट हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हम 2035 तक इस देश में ऐसी शील्ड बना देंगे जो लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी। क्लियर? लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी, जो कि जब रावण के लिए खींची गई थी सीता को बचाने के लिए, ऐसे ही हम एक क्या करेंगे, शील्ड बना देंगे पूरे देश में हमारे 2035 तक कि कोई रावण दूसरा हमारी कंट्री पर अटैक ना कर पाए। समझे मेरी बात को? तो यही कहानी है। इसी को देखते हुए क्या अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी डीआरडीओ ने टेस्ट किया है एक वन ऑफ द पार्ट दैट प्रोटेक्ट द होल कंट्री एयर डिफेंस सिस्टम। क्या? एयर डिफेंस सिस्टम। अब समस्या क्या क्या चेक किया है, क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम। देखो, एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट है। एयर डिफेंस सिस्टम जो चेक किया है, कई सारे कंपोनेंट है। हमें क्या करना है, बॉर्डर एरिया, क्या, बॉर्डर एरिया और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है फ्रॉम द एनिमी कंट्री अटैक। समझो मेरी बात को? तो कौन कौन से कंपोनेंट है? देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिस्पॉन्स नहीं है, रिएक्शन है। तो रिस्पॉन्स और रिएक्शन बात एक ही है। क्लियर? क्लियर? देन आफ्टर क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, क्या है, QRSAM। पहला कंपोनेंट क्या है, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। दूसरा है लॉन्ग रेंज मिसाइल। क्या है? लॉन्ग रेंज मिसाइल। तीसरा क्या है सर जी? तीसरा है हाई कैपेबिलिटी। क्या? हाई कैपेबिलिटी। क्या है? डायरेक्टेड लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। देख रहे हो आप, हम कितना टेस्ट कर रहे हैं कि लेजर तक से बचाएंगे हमारे रडार, लेजर, सर्विलेंस, साइबर सिक्योरिटी, लॉन्ग रेंज मिसाइल। इवन इसके अंदर क्या है, हैवी सर्विलेंस, बराबर नजर रखी जाएगी, कोई भी हमारी कंट्री पर अटैक नहीं कर पाएगा। हैवी सर्विलेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल। क्या है? लॉन्ग रेंज मिसाइल। और क्या क्या है सर इसके अंदर? और बहुत कुछ है। देखो, अभी एयरफोर्स का एक आपको याद होगा, इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल, एयर कमांड। अरे दोबारा लिख देता हूं मैं अच्छे से आपके लिए। एयर क्या है? एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड
एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी है इसके अंदर। क्या है? एयर फोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इवन आर्मी का आकाश तीर, क्या है? आकाश तीर भी है इसके अंदर। क्लियर? ये कंपोनेंट है। इतने हैवी कंपोनेंट होंगे कि हमारी कंट्री को कोई दूसरा बुरी नजर से भी नहीं देख पाएगा। अगर बुरी नजर से भी देखेगा तो भी उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। That is called the air defense system. By 2035, India will develop indigenous होगा, याद रखना। It is a indigenous, पूरा इंडिया में बनेगा। क्लियर? कोई भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे जिसको कि हमारी वीकनेस पता चले। क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वो हैक हो सकता है बाई मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। क्लियर? हो सकता है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे लूप होल छोड़ दिए हों, ओवर होल छोड़ दिए हों जिससे उस प्रोडक्ट को हैक कर सके। और अगर इंडिजिनस होगा तो हमारी टेक्नोलॉजी को कोई भी हैक नहीं कर सकता। दैट्स वाई वी आर मोर फोकसिंग ऑन द डेवलपिंग द इंडिजिनस प्रोडक्ट ऑफ डिफेंस। क्लियर? कोई भी नहीं कर पाएगा, साइबर सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। दैट इज कॉल्ड, डीआरडीओ ने ये चेक किया है। समझ गए मेरी बात को? चलते बनाएंगे। Thereafter JD Vance स्टेटमेंट ऑन 50% टैरिफ ऑन इंडिया। देखो JD Vance जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया के दामाद हैं, क्योंकि इन्होंने शादी करी है हमारे इंडियन ओरिजिन से। क्लियर? इंडियन ओरिजिन गर्ल से शादी करी है और ये हमारे दामाद हैं। और दामाद का फर्ज होता है इंडिया को बचाना, इंडिया का अपने ससुराल को बचाना और अपने ससुराल की प्रोटेक्शन देना। बट ये कुछ अपोजिट कर रहे हैं, ये अपने ससुराल के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या दिया है। देखो इन से एक स्टेटमेंट पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया जेडी वैंस साहब से, जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के। समझ लीजिए जो नए बच्चे हैं। देखो जेडी वैंस से क्वेश्चन पूछा गया, हाँ, हाउ वॉज यूएसए प्रेशराइज ऑन रशिया टू गेट ऑन टेबल ऑन यूक्रेन वार। ये इनसे पूछा गया कि यूएसए कैसे कर रही है, रशिया पर प्रेशर कैसे कर रही है कि वो टेबल पर आ जाए डिस्कस करने के लिए रशिया, यूक्रेन और रशिया के बारे पर। इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने बड़ा गंदा जवाब दिया। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आंसर गलत था, क्योंकि इनको जवाब तो देना पड़ता है क्योंकि ये पॉलिटिशियन है और इनको जवाब नहीं देंगे तो मीडिया हंसेगी इनके ऊपर, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव काम होता है हर चीज़ का आंसर देना। समझ लो मेरी बात को? और जो गलत आंसर देता है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाता। क्लियर? तो जो आता है वही आंसर दो, ऐसे बकवास में बको। और हालांकि ये देखो, अगर जो चीज़ नहीं आती है, आप भूल रहे हो, तो उस चीज़ को आप ये बोल दो कि क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक कर लेना। इसमें कोई बुराई थोड़ी है कि आप क्रॉस चेक का बोल रहे हो किसी पर्सन से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको इमेज गिर जाएगी, गलत चीज़ बता दोगे। गलत चीज़ बताओगे तो ज़्यादा इमेज खराब होगी। हालांकि ये बोल दोगे कि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, क्रॉस चेक कर लेना। क्लियर? एक बार वैसे ऐसा कुछ है, एक और बार क्रॉस चेक करना, तो इसमें और इमेज आपकी एनहांस होगी कि यू आर गिविंग अ मोर प्रायोरिटी टू द पीपल को प्रायोरिटी दे रहे हो कि तुम जाओ चेक करो और नॉलेजेबल बनो। और अधिकतर आप मतलब बच्चों को जो पढ़ाते हैं टीचर, उन सभी को मौका देना चाहिए पूछने का कि बताओ, आप समझाओ। मतलब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैं जब जाता था क्लास में, मेरा एक स्टेटमेंट था जब भी क्लास में आता था कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आगे चल के आप मुझे पढ़ाओगे। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, पढ़ाने नहीं आया आपको। क्योंकि मैं उनको इतना नॉलेजेबल कर देता था कि वो मुझे पढ़ाने लगे थे, मुझे मतलब मेरी गलतियां निकालने लगे थे। तो यही कहानी है, वो बाद में बताऊंगा, कभी लंबी कहानी है। तो इनसे पूछा गया जेडी वैंस साहब से कि जेडी वैंस साहब आप ये बताओ कि यूएसए क्या कर रही है कि ऐसा कि रशिया को प्रेशराइज करने के लिए कि वो टेबल पर आ जाए, राउंड टेबल पर, टू डिस्कस ऑन द रशिया एंड यूक्रेन वार। क्लियर? तो इन्होंने जवाब दिया कि यूएसए इज डूइंग ओनली वन थिंग, टू इम्पोजिंग द टैरिफ ऑन डिफरेंट कंट्री, स्पेशली ऑन इंडिया।
which is 25% because India is importing the more oil from the Russia and fueling the Russia for more weaponizing, वेपनाइज करने के लिए रशिया को कि वो बॉम्बिंग करे यूक्रेन पर। भाई रशिया, इंडिया इज नॉट अ ओनली कंट्री टू इंपोर्टिंग द ऑयल फ्रॉम द रशिया, इवन ऑल यूरोप कंट्री, यूएसए एंड ऑल दिस कंट्री, इवन चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया एंड यू आर टारगेटिंग ऑन द इंडिया ओनली। वाई? देखो जैसे मैंने बताया चाइना पे क्या है, रेयर अर्थ मेटल है और इनके पिताजी को भी चाहिए रेयर अर्थ मेटल। क्यों चाहिए? क्योंकि रेयर अर्थ मेटल नहीं मिलेगा तो मैग्नेट नहीं मिलेगी, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर यूएसए में हंगामा मचा देंगे, क्योंकि 90 to 95% प्रोसेसिंग ऑफ द रेयर अर्थ मेटल इज इन द हैंड ऑफ चाइना, इसलिए चाइना से कुछ नहीं बोल रहे हैं। इंडिया पे क्या है मैं आगे बताऊंगा, न्यूज़ आई अभी प्रोडक्ट नेशन बनाना इंडिया को, उसमें बताऊंगा पूरे डिटेल में कैसे क्या इंडिया को क्या करना पड़ेगा कि वो भी दबाव बना सके दूसरी कंट्रियों पर, चाइना बना रही है। तो यही कहानी है। तो इनसे पूछा गया, इनका स्टेटमेंट था, मतलब मेरे को कंट्री लगा इसलिए मैंने बता दिया, आप मेंशन करके आ सकते हो, अच्छा पॉइंट है। पीवीटी, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में 75 कितने पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कितने 75 पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब ये 75 है तो, बट ये है कौन? देखो ये कौन है, ये ऐसी ट्राइबल हैं जो कि कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है फ्रॉम द साइड ऑफ लो लिटरेसी रेट। क्या है? लो लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे नहीं है तो ये वनरेबल है। इवन इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस, इवन दे आर वी कैन से सेपरेटली जोग्राफिकली लिव इन, जोग्राफिकली रिमोटनेस, मतलब सेपरेटली रहते हैं, और रिमोट एरिया आर दोज एरिया विच इज नॉट एक्सेसिबल बाय कॉमन पीपल और विच इज नॉट एक्सेसिबल बाय ऑल पीपल, इवन टेक्नोलॉजी कैन रीच ओवर द रिमोट एरिया। रिमोट एरिया पर सिर्फ ओनली टेक्नोलॉजी जा सकती है, ऊपर से देख सकती है क्या हो रहा है, बट कॉमन पर्सन और लेमैन पर्सन, लेमैन इसलिए बोल रहा हूँ कॉमन पर्सन, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं और 4 हाथ होते हैं और ज़्यादा जो दिमाग चलाते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है, तो ये लोग पहुँच सकते हैं, और जो लेमैन होता है, कॉमन मैन होता है जैसे मेरे जैसे, वो नहीं पहुँच सकते। क्लियर? ये है कहानी जोग्राफिकल रिमोटनेस एरिया। और इवन आपको याद होगा कॉलोनियल टाइम के, जब कॉलोनियल टाइम था हमारे बिफोर 1947, तो क्या कहता, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारी ट्राइबल को क्रिमिनल बना दिया था और ये सेपरेटली हो गए थे बिल्कुल फ्रॉम दी मेनलैंड एरिया। क्लियर? तो यही देखते हुए क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने किसको रिक्वेस्ट करी है? देखो आप जैसे जानते हो हमारे इंडिया में सेंसस, जनगणना कौन कराता है? जनगणना हमारे इंडिया में ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन। क्लियर? कमिश्नर या कमीशन कुछ भी कर सकते हो, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन। और ये किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, होम अफेयर के अंदर आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने रिक्वेस्ट करी है कि जो 2026 में जो आपका सेंसस किया जाएगा उसमें जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब है इनको सेपरेटली गिना जाए, इनको सेपरेटली काउंट किया जाए, इनको शेड्यूल ट्राइब के साथ ऐड ना किया जाए। जो शेड्यूल ट्राइब है सेपरेटली, जो हमारे इंडिया में 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब है, इनको सेपरेटली गिना जाए। और जैसे जो का 75 है ये कहां पर है? 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरीज। क्लियर? 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। और मध्य प्रदेश से जो बिलोंग करता है वो मेरे कमेंट सेक्शन में बताए कि हमारे इंडिया में पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन कौन से हैं, बताओ मेरे को। क्लियर? तो क्या है कि 18 स्टेट ऑफ 1 यूनियन टेरिटरी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार, यहां पर ये स्टे करते हैं।
क्लियर। तो क्या है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमीशन से बोला है कि आप पीबी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को सेपरेटली काउंट करो, इनको एसटी के साथ मत जोड़ो। उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट होगा कि ये टारगेट पॉपुलेशन जो वेलफेयर स्कीम निकालती है गवर्नमेंट, जैसे अभी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जनमन योजना निकाली थी, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी वी कैन से एन फॉर न्याय जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये स्कीम निकाली थी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये स्कीम निकाली थी जिसके अंदर क्या मोटिव था कि जो रूरल एरिया है, जो जहां पर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रहते हैं या ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, वहां रोड कंस्ट्रक्शन करना, क्या बनाना? रोड कंस्ट्रक्शन करना, इवन इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब बिजली भी देना, इलेक्ट्रिफिकेशन, इवन इसी के साथ एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन ट्राइबल एरिया एंड एज वेल एज सेटअप दी हेल्थ सेंटर। क्या? हेल्थ सेंटर भी सेटअप करना। दैट इज मेन मोटिव ऑफ द पीएम जनमन योजना, दैट इज जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। याद रखना, प्रधानमंत्री इसके लिए अलोकेट भी किया था, इवन 100 विलेज भी चूज करे थे, याद हो, जनमन के अंदर जो इनको डिजिटलाइज करा जाएगा, 100 विलेजों को, ट्राइबल विलेज को, क्लियर, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाएगा, समझे। तो यही कहानी है जो बोला गया है कि देखो क्या होता है कि जो वेलफेयर स्कीम निकलती है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल के लिए, वो प्रॉपर तरीके से रियल बेनिफिशियरी पर जा सके। अगर हमें डेटा होगा तो जो रियल बेनिफिशियरी उस पर स्कीम पहुंच जाएगी और वो बेनिफिट ले लेगी। चलते अपन आगे। इंडिया फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज। देखो क्या है कि महाराष्ट्र, जो हमारी स्टेट है महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नागपुर। मतलब मुझे लगता है नागपुर के बारे में बच्चे ने सुना होगा, और अगर नागपुर के बारे में नहीं सुना तो डॉली चाय वाले का नाम सुन लेना, वो नागपुर से ही फेमस हुआ था। क्लियर, वो नागपुर में ही चाय बनाता है, नागपुर में बनाता है ना, हाँ, नासिक या नागपुर में बनाता है। तो वो डॉली चाय वाले को तो नाम सुना होगा, इससे वो नागपुर और ज़्यादा फेमस हो गया था। तो क्या है कि महाराष्ट्र में एक नागपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक विलेज है सतनावरी, जिसकी पॉपुलेशन है 1800 पॉपुलेशन। क्लियर, 1800 लोग रहते हैं, छोटा सा विलेज है। क्लियर, यहाँ पर क्या है कि इंडिया का ये पहला विलेज बन गया है जो कि स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज है। क्या है? स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज है। इसमें होगा क्या? देखो क्या होता है कि एग्रीकल्चर पर नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, बाई स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना, दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज, जिसमें हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज करना। तो ये महाराष्ट्र का इंडिया का पहला विलेज बन गया है जो कि स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज है। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अभी एमसीक्यू करके वीडियो में भी कवर करा दूंगा इस वाले क्वेश्चन को। गगनयान टेस्टेड सक्सेसफुली। देखो जैसे आप जानते हो कि 2027 और 28 टारगेट है इसरो का गगनयान को लॉन्च करने का। क्या? गगनयान को लॉन्च करने का। अब गगनयान क्या है? तो गगनयान में क्या होगा कि क्रू मेंबर बैठ के जाएंगे स्पेस का एक्सप्लोरेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? क्रू मेंबर बैठ के जाएंगे इसके अंदर और स्पेस का एक्सप्लोरेशन करेंगे। क्या करेंगे? स्पेस का एक्सप्लोरेशन करेंगे। सेम एज एक्सियम 4 मिशन, जिसमें हमारे इंडिया के क्रू गए थे शुभांशु शुक्ला। कौन गए थे? शुभांशु शुक्ला गए थे। ऐसे ही गगनयान ये भी मिशन है हमारे इंडिया का। अब क्या है, देखो क्या है कि ये वापस भी आएगा। ऐसा नहीं है कि क्रू वहीं रह जाएंगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन देके डेटा देके और वहीं बस जाएंगे। ऐसा नहीं है, वापस भी आएंगे, री एंटर भी करेंगे अर्थ पर। तो उनको री एंटर कराने के लिए, सेफली री एंटर कराने के लिए अब ये इन्होंने टेस्ट किया है। क्या करा है? री एंट्री कराने के लिए सेफली टेस्ट किया है, जिसके अंदर कई सारी फोर्स का कोलैबोरेशन करके, जैसे अगर देखा जाए तो इसरो ने क्या बनाया इसके अंदर? क्रू मॉड्यूल किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। डीआरडीओ क्या बना रही है? डीआरडीओ ने दिया है पैरासूट।
डीआरडीओ पैरासूट बना रही है। इवन इंडियन एयरफोर्स क्या दिया, चिनॉक, चिनॉक हेलीकॉप्टर, चिनॉक हेलीकॉप्टर दिया। इवन इंडियन नेवी क्या देगी, इंडियन नेवी रिकवर करेगी, क्योंकि वो समुद्र में है। समुद्र का राजा कौन, इंडियन नेवी, हमारे देश की इंडियन नेवी। और कोस्टल एरिया का राजा कौन, इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखना। तो क्या है कि यही देखते हुए क्या हुआ कि अभी टेस्ट किया गया गगनयान का, बट अनक्रू मेंबर वाला, क्योंकि हमारे इंडिया ने अभी शायद 6 अभी गवर्नमेंट अप्रूव 6 गगनयान मिशन को 6, जिसमें से 2 क्रू मेंबर वाले होंगे और 4 अनक्रू वाले टेस्ट होंगे। क्लियर, तभी जाएगा ये मिशन। पहले टेस्ट किया जाता है, तो रिटर्निंग के लिए क्या हुआ, पैरासूट का यूज करा गया, पैरासूट से इसको छोड़ा गया। इवन पैरासूट क्या करता है, इसकी वेलोसिटी कम करता है, एकदम एकदम प्रेशर के साथ से आएगा तो पैरासूट उसकी वेलोसिटी कम करेगा, फिर धीरे 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 समुद्र पे आएगा। देन आफ्टर इसको रिकवर कर लिया जाएगा बाई इंडियन नेवी, और चिनॉक हेलीकॉप्टर से इसको छोड़ा गया था ऊपर से, और फिर पैरासूट ने इसकी वेलोसिटी कम करा। तो यही टेस्ट किया और सक्सेसफुल रहा है कि हाँ, रिटर्निंग बैक के लिए सक्सेसफुल हो गया है। अब क्या है, एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2025 के एंड में हम क्या कर देंगे, अनक्रू मिशन को लॉन्च कर देंगे, और आने वाले 2027 में क्रू मेंबर भी जाएंगे और स्पेस का एक्सप्लोरेशन करेंगे, दैट व्हाट इज द अवेलेबल ऑन द स्पेस। समझे, चलते हैं। इंडिया शुड बी ट्रांसफॉर्म टू प्रोडक्ट नेशन। देखो आपको याद होगा जब ये डोनाल्ड ट्रंप ये यूएसए का प्रेसिडेंट बना ही, अब ये इज्जत के लायक नहीं है। क्लियर, हालांकि ठीक है, सीनियर हैं, दादा के समान के हैं, तो थोड़ा इज्जत दे देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। क्लियर, जब ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक वर्ड बोला, क्या बोला कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी द लव एंड फेथ। ये इन्होंने वर्ड बोला और कई सारी कंट्रियों पर टैरिफ लगाया। पहले चाइना, मैक्सिको, कनाडा, अपनी पड़ोस के देशों को टारगेट किया, इवन चाइना को सबसे बड़ा ड्रॉबैक दिया। तो चाइना पे क्या था, चाइना ने बोला अच्छा हम पे टैरिफ लगाओगे, तो कुछ कंट्रियों पर टैरिफ लगा, तो कुछ कंट्रियों ने बोला कि हम भी रिटेलिएशन टैरिफ लगाएंगे। क्या बोला चाइना ने, रिटेलिएशन टैरिफ लगाएंगे। चाइना भी इसको बराबर लड़ गई, चाइना ने बोला मैं भी तेरे ऊपर ठोकूंगा अच्छे टैरिफ, और अच्छे से इंपोज कर दिया टैरिफ बराबर का। क्लियर, अब ये यूएसए भड़का, तो यूएसए ने फिर टैरिफ बढ़ाया, तो चाइना ने बोला ये ऐसे तो मानेगा नहीं, ये तो फिर क्या टैरिफ हो जाएगा गेम, अब हम कुछ नया करते हैं। तो नया क्या किया इन्होंने, चाइना ने बोला कि अब ले लो तुम रेयर अर्थ मेटल। क्या बोला कि रेयर अर्थ मेटल ले लो मेरे से, क्योंकि चाइना ने बोला कि वी कैन से वी हैव अ मोनोपोली टू प्रोसेस द 90% ऑफ द रेयर अर्थ मेटल इन द वर्ल्ड। बोला क्या, चाइना बोला कि 90% रेयर अर्थ मेटल की प्रोसेसिंग तो सिर्फ ओनली चाइना के अंदर होती है, अब तुम लेके दिखाओ। और तुम्हारी जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, अब रोड पे आने वाली है। चाइना ठंडी हो गई, चाइना ने बोला, हाथ पर पकड़ने लगी चाइना ने बोला नेगोशिएट और नेगोशिएट करा जनीवा में नेगोशिएशन हुआ, ठीक है। चाइना ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि इंडिया को भी टारगेट किया गया। अब इंडिया पर टारगेट कैसे किया, इंडिया ने बोला चलो ठीक है हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ ऐसी कंडीशन थी जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, कि वो साइन ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ कि जैसे ही अब रशिया और यूक्रेन के बारे में क्या है कि रशिया पर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि रशिया मान ही रही है, ये वेस्टर्न कंट्री का मानना है। क्लियर, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री सारी यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, इसलिए उनको मानना है ऐसा कि रशिया मान ही रही है। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ कि रशिया ने क्या किया कि ऑयल का डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया ऑयल पर। तो इंडिया ने बड़ा इंपोर्ट किया और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया इन ऑयल रशिया। तो इसी को देखते हुए 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, और इंडिया पर टैरिफ होगा 50%। बट इंडिया कुछ कर नहीं पा रही। देखो मैं बताऊं सच्चाई आपको, मेरे मतलब आप ये मत सोचना कि सर अगेंस्ट बोल रहे हैं इंडिया के, इंडिया पर कुछ ऐसा है नहीं जो इंडिया कुछ कर पाएगी, क्योंकि इंडिया पे जो है ना वो कॉमन है, वो सब पे है। तो एक क्या है कि बड़े बड़े एकेडमिशियन हैं, जो भी बड़े बड़े स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि एक प्रोडक्ट इंडिया को ऐसा बनाना चाहिए, जैसे चाइना पर रेयर अर्थ मेटल है, क्लियर, ताइवान पे
मेमोरी चिप है, सिंगापुर पे सेमीकंडक्टर, मलेशिया पर एडिबल ऑयल। क्लियर, ये कई सारे एडिबल तो है पर उस पर अच्छा प्रोडक्शन होता है। क्लियर, ऐसे तो इंडिया को एक ऐसा न कोई नया प्रोडक्ट बनाओ जिसको आईपीआर हो, रजिस्टर करा के कोई रिसर्च करके ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो वर्ल्ड को जरूरत पड़े पर इंडिया की मोनोपोली हो इस पर। क्योंकि इंडिया अगर चाहती है इस वर्ल्ड पर डोमिनेट करना तो वो ये ना सोचे कि वो सर्विस ड्राइवन इकोनॉमी बनके ही इस वर्ल्ड पर राज कर सकती है। क्या सर्विस ड्राइवन इकोनॉमी बनके इस वर्ल्ड पर राज कर सकती है, ये इंडिया ना सोचे। इंडिया के मन से, दिमाग से बिल्कुल फेड आउट कर दे कि ये सर्विस ड्राइवन इकोनॉमी बनके, क्योंकि सर्विस लीड इकोनॉमी हमारी, सर्विस से ज़्यादा जीडीपी आती है, तो इन्होंने बोला कि सर्विस लीड इकोनॉमी, सर्विस सब पे है, सब अपनी कंट्री में आईटी टेक्नोलॉजी को, आईटी इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे। तो इंडिया को कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि जिससे क्या हो कि वो इस वर्ल्ड पर राज कर सके और सबको धमकी दे सके, ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास है, देना बंद कर दूंगी, तुम्हारी ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएंगी। तो इंडिया, यही है कहानी कि इंडिया को फोकस करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा प्रोडक्ट नेशन पर, कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जो कि पूरे वर्ल्ड को जरूरत है बट वो इंडिया के पास ही मिले। अब मुझे लगता है कि सर बताओ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। देखो मुझे लगता है कि इंडिया जल्दी जल्दी थोरियम टेक्नोलॉजी काम करे, थोरियम टेक्नोलॉजी पर। थोरियम क्या है, देखो जैसे आप जानते हो न्यूक्लियर रिएक्टर जितने भी होते हैं इसमें फिजन प्रोसेस यूज करी जाती है। फिजन क्या होता है, देखो फिजन, और जो थोरियम, जो तो यूरेनियम का केस है, और थोरियम जो है, थोरियम में क्या होता है कि उसमें फ्यूजन प्रोसेस का यूज कराता है। फ्यूजन जो सन पर होती है, जो हीलियम से हाइड्रोजन हीलियम जो मिलके, क्लियर, ये हाइड्रोजन बनती है। तो ऐसे ही फ्यूजन प्रोसेस इंडिया में थोरियम का यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी बनाए। और इंडिया इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम। थोरियम कब आया था हमारे इंडिया में, केरला में मोनोजाइट सैंड पाई जाती है। क्या, मोनोजाइट सैंड पाई जाती है, वहां पर थोरियम बड़ा अमाउंट में है। और इंडिया कहा जाता है कि इंडिया पर सबसे ज्यादा रिजर्व है थोरियम का। तो इंडिया क्या करे, थोरियम पर अपनी टेक्नोलॉजी को जल्दी एडवांस करे, थोरियम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो उससे क्या होगा कि इंडिया डोमिनेट कर सके थोरियम पर। तो जल्दी काम करो, थोरियम की कोई टेक्नोलॉजी बनाओ जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो सके और पूरे वर्ल्ड पर राज करो। क्योंकि अभी रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा काम चल रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी की हर किसी को डिमांड है। अगर थोरियम की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो हम इस वर्ल्ड पर राज कर लेंगे। क्लियर, चलते हैं। गवर्नमेंट फिक्स टोटल आउटलेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, देखो आपको याद होगा फरवरी में यूनियन बजट में, क्या, यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक मिशन निकाला था जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिसका मेन मोटिव था कि रेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री का एक्सपोर्ट को एनहांस करना। इट इज द वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। बट क्या था उस टाइम, इसका आउटले रखा था 2500 करोड़ रुपीस, और बोला गया कि आगे चल के इसका आउटले 20,000 करोड़ तक हो जाएगा। क्या बोला गया कि आने वाले समय में यह भी 2500 करोड़ का रखा हुआ है, बट आने वाले समय में ये 20,000 करोड़ तक हो जाएगा। बट गवर्नमेंट ने फिर से चेंजेस कर दिए, इसका आउटले और बढ़ा दिया और वो कर दिया 25,000 करोड़ रुपीस। कितना कर दिया, 25,000 करोड़ रुपीस कर दिया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का एक्सपोर्ट एनहांस करने के लिए। क्लियर, यही कहानी है और कुछ नहीं है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इंडिया एंड चाइना रिज्यूम ट्रेड फ्रॉम पास। देखो जैसे आप जानते हो कि वेंग ही आए थे हमारे इंडिया में। क्या आए थे, वेंग ही आए थे, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के। और चाइना का, जैसे आप जानते हो कि सिंस 2020 इंडिया एंड चाइना फेसिंग द प्रॉब्लम, स्टैंड ऑफ प्रॉब्लम इन ईस्टर्न लद्दाख और द बॉर्डर एरिया ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर, तो इसी को देखते हुए क्या हुआ कि वेंगी आए थे। वेंगी ने एक पॉइंट ये दिया था, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर देख लो 5 दिन के, तो आपको दिख जाएगा वेंगी विजिट इन इंडिया क्या क्या डिस्कशन हुआ। क्लियर, देखो उसमें से एक डिस्कशन ये था कि ये पासेस इंडिया और चाइना, इंडिया अपने 3 पासेस खोलेगी टू एनहांस द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कौन कौन से, सिपकिला जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। देन आफ्टर लीपू लेक जो कहां पर है, यूके में, उत्तराखंड में। देन आफ्टर नथुल्ला पास, कौन सा है, नथुल्ला पास,
वो कहाँ पर है? सिक्किम में। याद रखोगे मेरे दोस्तों, ये कहाँ पर है? सिक्किम में। तो ये 3 पास खोलेगी टू एनहांस द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। समझे मेरी बात को? अब क्या है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट चाह रही है कि जल्दी जल्दी खोल दो सिपकिला पास को, जिससे हमारा भी कुछ बेनिफिट हो स्टेट का, हमको भी ट्रेड एनहांस हो हमारा। तो यही कहानी है, तीनों पास खोलने वाले हैं। इवन सिपकिला पास यही है जहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। कैलाश मान सरोवर की यात्रा होती है। कहां से? कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है सिपकिला पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा। याद रखना, हिमाचल प्रदेश में। तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। नेपाल ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देख पा रहे हो इमेज? देखो कौन बैठा है? शेर बैठा है। शेर कौन? वाला लॉयन नहीं, ये टाइगर है। ये शेर से भी दमदार है, याद रखना, ये बात ध्यान रखो। जो शेर होता है लॉयन, वो इतना पावरफुल नहीं है जितना टाइगर पावरफुल है। तो बिग कैट की सबसे पावरफुल प्रजाति टाइगर है, याद रखना। लॉयन आलसी है, ये आलसी नहीं है। अगर ये इंसान देख लेगा, लॉयन एक बार छोड़ देगा, याद रखना। इंसान ये नहीं छोड़ेगा, ये टाइगर है। ये टाइगर पहले उसको मारेगा, चाहे पेट भरा हो चाहे भूखा हो, ये पहले उसको खत्म करेगा। और लॉयन एक बार चाहे पेट हो खाली हो, डरपोक होता है और वो डर जाएगा, इवन वो छोड़ भी सकता है। पॉसिबिलिटी है आपकी 50% बचने की, बट इस इधर पॉसिबिलिटी नहीं है। टाइगर दिख जाए तो सिंपल तैयार हो जाना, भगवान को याद करना, जय श्री राम। क्लियर? तो क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है जो कि हमारे इंडिया ने बनाई थी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें क्या है कि वर्ल्ड की कई सारी कंट्रियां ज्वाइन करेंगी और वर्क करेंगी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बिग कैट को बचाने के लिए और कंजर्व करने के लिए काम करेंगी। और हमारे इंडिया का इनिशिएटिव है, ब्रेन चाइल्ड हमारे इंडिया का। अब नेपाल ने भी ज्वाइन कर लिया। अब इसमें कितनी बिग कैट की स्पीसीज को बचाया जाएगा? तो इसमें देखो, इंडिया ने 7 बिग कैट स्पीसीज रखी है इसके अंदर। बिग कैट स्पीसीज, जिस जिस कंट्रियों में बिग कैट की स्पीसीज पाई जाती हैं, वो सभी है इसको ज्वाइन करें और अपने बिग कैट को बचाएं और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके चलाएं। अब कौन कौन सी? देखो, पहले तो हमारे साथ टाइगर साहब ही हैं, दूसरे हैं लॉयन, तीसरे है लेपर्ड, फोर्थ है स्नो लेपर्ड। क्लियर? स्नो लेपर्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 चीता, 5 पूमा एंड जैगुआर। कौन सा? जैगुआर। इन 7 बिग कैट स्पीसीज को बचाना है, जो कि इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है, बिग कैट अलायंस। और इसमें नेपाल ने भी ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज नेपाल के अंदर स्नो लेपर्ड भी हैं और कुछ 2-4 टाइगर भी हैं। क्लियर? याद रखना। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। मैंने 25 अगस्त के कंप्लीट कर दिए लेक्चर। याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपको टाइमिंग बताना है किस टाइमिंग पर है। मैंने 2 टाइम डिसाइड करे हैं, 10:30 और 11। जैसे ही आपके पूरे डाउट सेशन पूरे स्टार्ट हो जाएंगे, इवन आपके हर चीज़ क्लियर करी जाएगी। जो भी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आती है वो मैं आपको डिटेल में शुद्ध भाषा में समझाऊंगा। क्लियर? तो यही है। तो टाइमिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, 10:30 पे करूँ या 11 पे करूँ। 1 सितंबर से लाइव स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? 1 सितंबर से, डेट भी याद रखना। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।